24 नवंबर 1971 एक अनजान व्यक्ति काला सूट पहने और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक टिकट बुक कराता है। बोइंग 727 में अपनी सीट 18C में बैठने के बाद इस आदमी ने सिगरेट जलाई, बर्बन और सोडा का ऑर्डर किया। वेल फ्रेंड्स, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसे अमेरिकी इतिहास का सबसे शातिर अपराधी माना जाता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसीज भी इस अपराधी का आज तक पता नहीं लगा सकी। इस अपराधी के बारे में कहा जाता है कि आज तक किसी ने भी इसकी शक्ल तक नहीं देखी। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के मशहूर रहस्यमयी अपराधी डीबी कूपर के बारे में। यह एक ऐसा शातिर प्लेन हाईजैकर था जिसका पता आज तक कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं लगा सकी। पोर्टलैंड स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दोपहर 2:50 पर प्लेन उड़ता है। ये फ्लाइट सिर्फ 20 मिनट की ही थी, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए कूपर अपने प्लान में लग जाता है। चश्मदीदों के अनुसार 40 से 45 वर्षीय डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक पर्ची देता है। फ्लाइट अटेंडेंट शेफनर को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और शायद इसीलिए फ्लोरेंस उसके दिए गए पर्चे को अपने पर्स में डाल लेती है। इस पर कूपर उसे अपने पास बुलाकर उस पर्ची को पढ़ने को कहता है। इस पर्ची पे लिखा था, मेरे पास बम है। इसे पढ़ते ही अटेंडेंट फ्लोरेंस के होश उड़ गए। अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। कूपर फ्लोरेंस को अपना ब्रीफकेस खोलकर दिखाता है जिसमें 8 सिलेंडर्स आपस में तार से जुड़े हुए थे। इसके बाद कूपर ने यात्रियों की जान की कीमत पर 2 लाख अमेरिकन डॉलर, 4 पैराशूट्स और सिएटल में फ्लाइट के लिए 1 टैंकर तेल की मांग की। फ्लोरेंस ने कूपर की डिमांड्स को फ्लाइट के कॉकपिट में बैठे कैप्टन तक पहुंचा दिया। पायलट विलियम स्कॉट ने इसकी सूचना सिएटल एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को दे दी और कुछ ही मिनटों में यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है। उन सभी को पता चल चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में आती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से अपनी सीट पर बैठा है और अपनी ड्रिंक ले रहा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और शायद इसीलिए फ्लाइट में बैठे किसी भी यात्री को इस बात की भनक तक न थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI ने डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया और चालाकी दिखाते हुए एक बैग में 2 लाख डॉलर्स को 20-20 डॉलर के नोटों से भर दिया, जिससे बैग भारी हो सके। इन सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं जिससे भविष्य में कूपर को पकड़ने में आसानी हो। क्या होता है एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद? फ्रेंड्स, पोर्टलैंड स्टैंडर्ड टाइम 5:39 पर प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। कूपर की डिमांड पूरी होने के बाद अपने वादे के मुताबिक वह उन सभी 36 यात्रियों को प्लेन से उतरने देता है। अब प्लेन में सिर्फ 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। उधर FBI इस शातिर चोर को पकड़ने के लिए 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को इस प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान ही पायलट कूपर को बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना फ्यूल नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को नेवादा की तरफ ले जाने को कहता है। साथ ही साथ प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई और 100 नॉट की रफ्तार से कम की रफ्तार पर उड़ने को कहता है। कूपर प्लेन के एयर स्टेयर्स से दरवाजे कैसे खुलते हैं इस बारे में भी फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर सारे ही केबिन क्रू को कॉकपिट में पायलट के साथ रहने का आदेश देता है। ठीक 8 बजे प्लेन के एयर स्टेयर्स खुलने के कारण कॉकपिट की वार्निंग लाइट्स जल उठती हैं। पूरा केबिन क्रू परेशान हो जाता है और ठीक इसी समय डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है। डैन कूपर के प्लेन से कूदने के बाद ठीक 10:15 पर खुले एयर स्टेयर्स के साथ बोइंग 727 रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर तो भाग चुका है। प्लेन की छानबीन से पता चलता है कि कूपर अपने द्वारा मंगाए गए 4 पैराशूट में से 2 को लेकर साथ ही प्लेन में मौजूद सभी सबूतों, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया हुआ लेटर भी शामिल था, के साथ ही प्लेन से ग्लाइड कर चुका है। अब FBI कूपर को पकड़ने के लिए नॉर्जोक नाम का ऑपरेशन शुरू करती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार कराया जाता है। प्लेन लैंडिंग के इलाके से बहुत दूर दूर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलते हैं। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है। इसी बीच एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया और लोगों को ये नाम पसंद आने लगा और इस तरह से डैन कूपर अब डीबी कूपर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी
और इसीलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, पर कूपर का कोई सुराग हाथ नहीं लगता। बीतते समय के साथ जब कूपर का कोई पता नहीं चलता तो लोग मानने लगते हैं कि कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि न तो कूपर की लाश कभी मिली, न पैसों का बैग और न ही पैराशूट ही कभी मिल पाया। इस घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे लकड़ी इकट्ठा करने के दौरान $20 के नोटों की 3 गड्डियां मिलती हैं और फिर जांच अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर जान जाते हैं कि ये वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। पर ये नोट यहाँ कैसे आए और बाकी के नोट कहाँ हैं और खुद कूपर कहाँ है, ये आज भी एक रहस्य है। डीबी कूपर के इस केस की सालों साल छानबीन होती है, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी हाथ नहीं लगता। आखिरकार 44 साल 7 महीने और 18 दिन बाद FBI जैसी जांच एजेंसी को भी ये केस बंद करना पड़ता है। डीबी कूपर कौन था और कहां चला गया, ये तो कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास में सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया। एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका की एक मशहूर हस्ती बन गया, जिसने अमेरिकन वर्ल्ड क्लास एजेंसीज की नाकों में दम कर रखा था। तो फ्रेंड्स, ये थी डीबी कूपर की कहानी। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? क्या डीबी कूपर कोई टाइम ट्रेवलर था या फिर टाइम स्लिप के जरिए वो यहाँ आ पहुंचा था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।